नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक जुलाई सार्कोमा अवेयरनेस मंथ। आज हम बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक हेगड़े जो डिपार्टमेंट ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू को बिलोंग करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि सार्कोमा क्या है। सार्कोमा जो है ये एक कैंसर का प्रकार है। ये उस जगहों पे पाया जाता है जिधर हड्डियां है, मांसपेशियां है, नस है, खून की वाहिनी है। तो इस पेशियों में जब कैंसर होता है तो बहुत बार उसे हम सार्कोमा कहते हैं। कॉमनली हम उसे सार्कोमा कहते हैं। ओके सर, फिर यह इतर कैंसर से या बाकी कैंसरों से अलग कैसे है? तो बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो क्या होता है, बहुत बार हमारी जो शरीर में पेशी होती है या सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो अगर अनियमित तरीके से या अनकंट्रोल्ड तरीका जिसको कहते हैं बढ़ते जाए तो वहां पे एक गठन जैसी बन जाती है। तो इस गठन को बहुत कॉमनली हम ट्यूमर ये नाम देते हैं। अब ये ट्यूमर के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ होते हैं जिसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। इसका क्या मतलब होता है कि ये उसी जगह पे जहां पे बढ़ती है वहीं तक सीमित रहती है, शरीर में नहीं फैलती। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या जिसे हम बहुत कॉमनली कैंसर कहते हैं। तो ये लोकल जगह पे बढ़ने के अलावा शरीर में भी फैलने का खतरा रहता है। एंड तीसरा रहता है प्री कैंसरस ट्यूमर, मतलब ये आगे जाके कैंसर बनने की क्षमता है उनमें। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कैंसर तो इसका मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। अब ये कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर के अन्य अन्य प्रकार होते हैं। एक जो कॉमनली पाया जाता है वो है कार्सिनोमा, जो हेड एंड नेक रीजन में, ब्रेस्ट में, लंग्स में, अथड़ियों में, जीआई में जो कहते हैं वहां पाया जाता है। दूसरा होता है सार्कोमा। सार्कोमा पाया जाता है हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, जो ये सब पेशियों को जोड़े रखता है उस जगहों पे। तो कॉमनली हम ये देखते हैं आइदर बच्चों में या यंग एडल्ट्स में, जहां हाथों में या पैरों में ये गठन जैसी आती है या ट्यूमर जैसे बनता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो कहते हैं उसका चांस बढ़ता है। ठीक है, तो सार्कोमा एक प्रकार हो गया। उसके अंदर वापस हमारे पास आ गया हड्डियों का सार्कोमा जो कहते हैं बोन ट्यूमर्स या बोन सार्कोमास। फिर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो मांसपेशियों में, नसों में, रक्त खून की जो पेशी होती है उसमें वगैरह आने के चांसेस होते हैं। जैसे सर ने अभी हमें बताया कि सार्कोमा की कहाँ हो सकते हैं, पर फिर भी हमें डिटेल में जानना चाहेंगे सर कि सार्कोमा एग्जैक्टली कौन कौन से अवयव, ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो जनरली ये पाया जाता है एक्सट्रीमिटीज में, या जिसे हम कहते हैं हाथों में, पैरों में, हमारे धड़ में या स्पाइन में। ये कॉमन जगह है। वैसे तो जहां कोई पेशी है उधर कैंसर बन सकता है, तो ये शरीर में कहीं भी पाया जा सकता है, बट कॉमनली हम देखते हैं कि ये हाथों में, पैरों में, धड़ में वहां पाया जाता है। ओके। सर, आपने पूछते हैं सर को कि सर सार्कोमा होने के कारण क्या है, सामान्य कारण क्या है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो सार्कोमा ये क्यों होता है एक इंडिविजुअल में, एक जन में, तो इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। इस पे रिसर्च जारी है। बहुत बार हमने पेशेंट्स में देखा है जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो सिंड्रोम्स जिसको कहते हैं, जिनमें ये थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, जैसे ली फ्रोमेनी सिंड्रोम जिसको कहते हैं। दूसरा कारण जो हमने देखा है कि किसी पेशेंट को किसी और कारण से रेडिएशन एक्सपोजर अगर हुआ है तो उसके थोड़े साल बाद उस जगह पे उनको सार्कोमा होने का रिस्क रहता है। बट अगर आप मेरे को पूछो कि किस कारण से सार्कोमा होता है तो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये खाने से ये सार्कोमा होता है या ये किधर किधर चोट आ जाए तो सार्कोमा हो जाता है। ऐसा नहीं होता। बहुत पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं
तो वो ऐसा हिस्ट्री लेके आते हैं कि मैं गिर गया था कुछ महीने पहले, वहां लगा था और तब से यहाँ दर्द शुरू हो गया है और ये बढ़ते गया। तो उनके दिमाग में ऐसा होता है कि मैं गिर गया था, लग गया और वहां से सार्कोमा हो गया। तो ऐसा नहीं होता। इसका कोई कारण हमें अब तक नहीं पता, उस पर रिसर्च जारी है। बट बहुत बार उस जन का या उस पेशेंट का ध्यान आकर्षित हो जाता है उस जगह पे, क्योंकि उनको वहां एक चोट लगी है, तो उसके बाद उनका ध्यान उधर थोड़ा ज्यादा जाता है। फिर उनको पता चलता है कि यहाँ कुछ तो है, ऐसा होता है। सर फिर हमें ये बताइए कि सार्कोमा होने के जैसे अभी कारण आपने रिस्क फैक्टर्स बताए, तो सार्कोमा के मरीज में कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं? तो सार्कोमा जैसे हमने बताया कि ये मांसपेशियों या हड्डियों का कैंसर है, ठीक है। तो बहुत से पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो एक गठन लेके आते हैं। तो कोई हड्डी के अंग में एक गठन जैसी महसूस होती है जो बढ़ते जा रही हो। तो ये बहुत ही कॉमन लक्षण है जिसको स्वेलिंग कहा जाता है। तो स्वेलिंग जो बढ़ते जा रहा हो तो वो एक बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा होता है दर्द, मतलब असामान्य दर्द जब होता है कि कोई हमें कारण नहीं है उस दर्द का, बट उस जगह पे कोई मांसपेशियों में, जांघों में, पैरों में, हाथों में दर्द बढ़ते जाता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो ट्यूमर बढ़ रहा है जिसके कारण पेशेंट को दर्द हो रहा है। तो दर्द और गठन ये कॉमन प्रेजेंटेशन जो कहते हैं हम, जिस कारण पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लक्षण जो दिखते हैं, उसके कारण हमारे पास आते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जब ये सार्कोमा की वजह से अंदर से हड्डी उनकी बहुत कमजोर हो गई होती है, तो हल्की सी चोट से भी वो फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब ये आम फ्रैक्चर से अलग होता है, क्योंकि इसमें हड्डियां अंदर से कमजोर है जिसके कारण वो टूट जाती है। तो बहुत बार पेशेंट ऐसे कहते हैं, मैं चल के बाथरूम जा रहा था और अचानक से मेरी हड्डी टूट गई। तो अगर ये नॉर्मल हड्डी होती तो वो नहीं टूटती ऐसे, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की जरूरत होती है। तो ये क्योंकि अंदर से हड्डियां खोखली हो गई है जिसके कारण ये फ्रैक्चर होता है। तो बहुत बार पेशेंट्स को तब जाके पता चलता है कि हमें कुछ तो अंदर दिक्कत है। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एक लक्षण होता है। सर फिर ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस केसेस में भी ऐसे देखा जाता है कि फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकते हैं। तो सार्कोमा और फिर ऑस्टियोपोरोसिस में हम डिफरेंस कैसे ये करें कि बाबा ये सार्कोमा है? बराबर, क्योंकि वो जो एज ग्रुप होता है जिसमें सार्कोमा होता है वो थोड़ा यंग एज में होता है, बच्चों में कॉमन पाया जाता है, या यंग एडल्ट्स जो हम कहते हैं। तो इन 10 to 20 या 20 to 30 ये एज में पाया जाता है। whereas ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एल्डरली एज ग्रुप में पाया जाता है। तो मोर देन 50 इयर्स, मोर देन 60 इयर्स, जब उनके बोन की मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है तो उस कारण हड्डी फ्रैक्चर होती है। और 50 इयर्स 60 इयर्स के बाद जब ट्यूमर होता है तो ज्यादा करके वो किधर और में बन के हड्डियों में आता है, वो सार्कोमा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एक कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस से है वो अलग कारण हो गया। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इन अ यंग एडल्ट जब होता है तब हम सोचते हैं कि इसका कारण शायद कोई और रीजन है, अंदर से हड्डी खोखली हो गई है। अब वो हड्डी खोखली क्यों हो गई है ये हम पता करते हैं और फिर उसमें हम सार्कोमा एक कारण हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि हम आप बताते हो कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सार्कोमा है, तो इसका निदान कैसे किया जाता है मैं पूछूंगी। तो बहुत बार जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं सबसे पहला स्टेप होता है हिस्ट्री टेकिंग, या पता करना ये दर्द या गठन कब से है, ये किस तरीके से बढ़ रहा है, कितने दिनों, महीनों या सालों से ये तकलीफ है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इस एग्जामिनेशन का कि हिस्ट्री टेकिंग। फिर हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं जो उस जगह पे उनको तकलीफ है, सपोज घुटने के पास में हो या कोहनी के पास में हो, तो उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास थोड़े टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे होता है जो बेसिक एक्सरे होता है,
उससे हमें पता चल जाता है हड्डियों का क्या स्टेटस है, मांसपेशियों का क्या स्टेटस है। अगर हड्डी का सार्कोमा है तो वो एक्सरे में दिख के आ जाता है, ठीक है। बट अगर ये मांसपेशियों का है तो हड्डी में इतना क्लियर, हमको सिर्फ एक गठन जैसी दिखती है बट उसका एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं बता पाते। तो इसके लिए हम फिर थोड़ा एडवांस टेस्ट करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया या एमआरआई हो गया या सीटी स्कैन हो गया। तो ये ऑप्शंस है हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इसमें से एमआरआई जो है ये सबसे अच्छा हमको इमेज देता है, जिससे हम पता कर सकते हैं ये हड्डी, मांसपेशियां या जो रक्त वाहिनी के जो होते हैं वहां से उनके सब क्या स्टेटस है और ये किस जगह पे ये गठन है और वो किस तरह का गठन हो सकता है। तो जैसे हमने कहा हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, एक्सरे, एमआरआई, ये बेसिक चीजें हो गई। इस सब में अगर हमें डाउट आता है कि इस पेशेंट को जरूर कुछ तकलीफ है तो हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं जो है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, हम जो हिस्सा हमें लग रहा है तकलीफदायक है उधर से एक टुकड़ा निकालते हैं और वो जांच के लिए भेजते हैं। फिर हमारे पैथोलॉजिस्ट जो है उस जांच करते हैं उस टुकड़े की और हमें बताते हैं कि ये बोन कैंसर है, बोन सार्कोमा है, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है या कोई और तकलीफ है। अगर वो कहते हैं कि ये सार्कोमा है तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमें पता करना पड़ता है कि ये शरीर में और किधर फैलाव है क्या। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्योंकि ये सार्कोमास बहुत कॉमनली लंग्स में फैलने का रिस्क रहता है, लिम्फ नोड्स में फैलने का रिस्क रहता है। तो हम फिर सीटी थोरैक्स करते हैं। जो हड्डियों का कैंसर होता है वो दूसरी हड्डियों में जाने का रिस्क रहता है, तो हम बोन स्कैन करते हैं। इसके अलावा आजकल एक लेटेस्ट एडवांसमेंट आ गया है जिसे कहते हैं पेट स्कैन, जो पूरी बॉडी का एक स्कैन कर लेता है और हमें बताता है कि सार्कोमा किधर किधर होने के चांसेस है। तो ये सब हमारे पास ऑप्शन है टेस्ट करने के लिए, बट हम जनरली स्टेप वाइज जाते हैं। पहले हिस्ट्री मांगते हैं पेशेंट से, पहले पता करते हैं क्योंकि गठन ये बहुत कॉमन चीज होती है। जैसे हमने कहा बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं, तो क्या ये ऐसा कुछ है या क्या ये मैलिग्नेंट है, ये पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में हम थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं। फिर डाउट है तो हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं जो एक्सरे या सोनोग्राफी। उसमें भी अगर हमें लग रहा है कि बेटर हमें जानना है तो फिर आता है एमआरआई, एंड फिर उसमें अगर क्लियर हुआ कि ये तकलीफदायक लग रहा है तो हम बायोप्सी करते हैं। और फिर बायोप्सी के बाद अगर ये पता चलता है कि सार्कोमा है तो हम फिर आगे के टेस्ट करते हैं। सीटी थोरैक्स हो सकता है, बोन स्कैन हो सकता है या पेट स्कैन जैसा ऑप्शन है हमारे पास। सिर्फ एक बार निदान हो जाए तो उसके सार्कोमा का उपचार विकल्प, ट्रीटमेंट क्या है सर? तो सार्कोमा ये एक कॉमन टर्म है। इसके अंदर आते हैं हड्डियों का सार्कोमा, मांसपेशियों का सार्कोमा और उसके अंदर और सब टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन ये कौन सा सार्कोमा है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे हड्डियों का सार्कोमा अगर है तो उसमें आता है ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा और ईविंग सार्कोमा यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट एज ग्रुप जो कहते हैं हम, उनमें पाया जाता है। तो जनरली उनका ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेज पे है और उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर ये पहले जनरली इनमें हम कीमोथेरेपी देते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे और ना फैले शरीर में। फिर उसके बाद हम इसकी सर्जरी करते हैं, अगर उस जगह की सर्जरी हो सकती है तो सर्जरी अगर कर सकते हैं उसके बाद हम बाकी का कीमो देते हैं। ईविंग सार्कोमा ऐसा सार्कोमा है जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करता है, तो रेडिएशन थेरेपी भी एक ऑप्शन आ जाता है ईविंग सार्कोमा। रेडिएशन थेरेपी कैंसर के पेशेंट में ही मतलब कीमोथेरेपी भी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग सार्कोमास में अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो जैसे ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, हम उसमें हम जनरली कीमोथेरेपी देते हैं जो कैंसर की पेशियों को मार देते हैं। फिर उसके बाद जहां पे कैंसर है उस जगह का हम ऑपरेशन करते हैं और फिर बाकी का कीमोथेरेपी खत्म करते हैं।
इविंग सार्कोमा ऐसा सार्कोमा है जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करता है। रेडिएशन बेसिकली एक लाइट की किरण है जो कैंसर सेल्स को नष्ट करती है। तो इविंग सार्कोमा में हम कीमोथेरेपी देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, और हमें लगा तो साथ में रेडिएशन भी देते हैं ताकि उस जगह पे बीमारी वापस आने का रिस्क जो है कम हो जाए। एंड कीमोथेरेपी देते हैं ताकि शरीर में अगर और किधर है तो उधर नष्ट हो जाए और ना फैले। ठीक है। अब जैसे तीसरा है कॉन्ड्रोसार्कोमा, उस पे कीमो असर नहीं करता, रेडिएशन असर नहीं करता, तो उस सार्कोमा के लिए हम सिर्फ सर्जरी करके उसको निकालते हैं। ठीक है। तो ये हड्डियों का सार्कोमा हो गया। ऐसे ही सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास भी है जिसमें अलग अलग प्रकार है। फिर से उसमें वापस सर्जरी तो होता ही है, साथ में कीमो या रेडिएशन जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि इसमें देना है नहीं देना है। तो उसके लिए हमारी एक टीम बैठती है जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कीमो देते हैं। अगर बच्चे रहेंगे तो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं जो बच्चों में कीमो देते हैं। फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं जो इसमें स्पेशलिस्ट है। फिर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सरे हमारा पेट वगैरह देख के हमें बताते हैं कि फैलाव क्या है, बीमारी कौन सी है। और पैथोलॉजिस्ट होते हैं। इनके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हमारी टीम का हिस्सा होते हैं। तो ये पूरी जो टीम है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं। तो ये सब एक केस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इस पेशेंट में हमें कीमो, सर्जरी, रेडिएशन किस पैटर्न में देना है नहीं देना है, और ये सब डिस्कशन करके हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। जैसे सर ने कहा कि डिफरेंट कंसल्टेंट्स, डिफरेंट डॉक्टर्स ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ऑन्कोलॉजी में आपको बताना चाहूंगी, ऑन्कोलॉजी का अर्थ यह है कि जो डॉक्टर्स कैंसर ट्रीटमेंट या कैंसर का इलाज करते हैं, तो वो कोई भी प्रकार का कैंसर हो, ठीक है, वो सार्कोमा हो, वो ब्रेस्ट कैंसर हो, तो अलग अलग कैंसर होते हैं, तो जिन्हें वो ट्रीट करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हमने निदान कर लिया, हमने इलाज भी हो गया, पर क्या पुनरावृत्ति, रिकरेंस के चांसेस होते हैं, और अगर होते हैं तो वो कैसे पहचाने जा सकते हैं? ये सवाल जो है हमसे हमारे पेशेंट्स भी बहुत पूछते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस सवाल का आसान जवाब तो ये है कि रिकरेंस, पुनरावृत्ति आने के चांसेस तो है। अब वो किस पेशेंट्स में आ सकते हैं, किस में नहीं आ सकते, कहना थोड़ा मुश्किल है। तो हम ज्यादातर करके क्या करते हैं, हर पेशेंट जो हमारे से ट्रीटमेंट लेता है उनको हम फॉलोअप पे रखते हैं। फॉलोअप का क्या मतलब हुआ कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कुछ महीनों बाद हम उनको वापस बुलाते हैं, थोड़े बेसिक टेस्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि सब ठीक चल रहा है क्या। अभी जैसे आपने कहा कि क्या टेस्ट से हमें पता चलता है, तो सेम जैसे प्रेजेंटेशन होता है कि अगर उसी जगह पे वापस आता है बीमारी तो वही सिम्टम्स वापस आते हैं, जैसे दर्द, गठन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। बट अगर समझो ये फैल के किसी और अंग में गया है, जैसे लंग्स में जो कॉमनली होता है, तो उसकी तकलीफें दिखाई देती है, सांस लेने में मुश्किल, कफ जो ट्रीट नहीं हो रहा है अच्छे से, या खून आना उल्टी में, थूक में, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। अभी हमें पता कैसे चलता है, तो हम बेसिकली उस जगह का सोनोग्राफी या एक्सरे करते हैं फॉलोअप पे, और एक चेस्ट का एक्सरे करते हैं। ये कितने महीनों बाद या दिनों बाद होता है? तो पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने के हम पहले 6 महीनों में रिपीट करते हैं, पहले 5 साल तक, क्योंकि जो बीमारी वापस आने का रिस्क है वो पहले 5 साल में थोड़ा ज्यादा है। अगर पहले 5 साल में बीमारी नहीं आती है तो फिर हम इसे साल में एक बार टेस्ट कराते हैं, और ये 10 साल तक करते हैं। 10 साल तक भी बीमारी नहीं आई तो हम पेशेंट से कहते हैं कि अभी बीमारी आने का चांस कम है, 0 नहीं है, कम है, तो अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप हमें आके दिखाइए। तो अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी का ये नेचर ही ऐसा है कि वापस आ सकता है, रिकरेंस होने के रिस्क रहते हैं। लोकल रिकरेंस कम करने के लिए हम सर्जरी जो है बेहतर तरीके से करते हैं, रेडिएशन ऐड करते हैं,
सिस्टमिक या और किधर रिकरेंस ना आए तो हम कीमोथेरेपी देते हैं, बट इसके बावजूद अगर पेशेंट्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला हो फिर भी रिकरेंस आने का रिस्क रहता है, क्योंकि ये कैंसर की जो पेशियां हैं, जो सेल्स होते हैं, वो कभी कभी हमें दिखते नहीं हैं और वो इनएक्टिव रहते हैं, बाद में एक्टिव हो जाते हैं, तो जिस कारण हमें पेशेंट्स को फॉलोअप पे रखना जरूरी है। बहुत ही स्पष्टता और अच्छे मतलब बहुत जानकारी पूर्वक बहुत अच्छे भाषा में स्पष्टता से हमें ये सार्कोमा के बारे में जानकारी दी है। इससे ना कि इस जानकारी से ना केवल मेडिकल स्टाफ बल्कि आम आदमी को भी इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। सर, अंत में हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि इस जुलाई सार्कोमा अवेयरनेस मंथ पर आप हमारे लोगों को या सभी लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सवाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम ये जुलाई जो महीना है सार्कोमा जागरूकता महीना करके हम इसे मनाते हैं, क्योंकि सार्कोमा ये क्या है और किन लोगों में पाया जाता है ये अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता, आम जनता को नहीं पता, जिसके कारण इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, जागरूकता बढ़ानी है, ताकि वो जब ऐसे इसके लक्षण आते हैं इसे टाले नहीं, इसे सही समय पे डॉक्टर को दिखाए, उसका निदान करे और सही से ट्रीटमेंट शुरू करे। क्योंकि जैसे हमने कहा कि इसका ट्रीटमेंट आजकल हमारे पास है और इसको हम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब हम अपने पेशेंट से भी यही कहते हैं कि आप अपना जो ट्रीटमेंट हुआ है या जिस दौर से गुजरे हैं, आपने जो इतनी लड़ाई दिखाई है हमें, ये अपने आसपास के लोगों से भी बताए, उनसे शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि ऐसा कुछ बीमारी होता है, इस बीमारी का इलाज है और इसके बाद भी पेशेंट्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो इसके लिए ये महीना बहुत जरूरी है, सार्कोमा जागरूकता महीना, ताकि ये मैसेज जाए कि सार्कोमा जो है ये ऐसी चीज है जो हो सकती है लोगों में, बट इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है और इसके बाद लोग अपनी वापस से जिंदगी वापस जी सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफ वापस जी सकते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है सर ने हमें। सर, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, इस बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्पष्टता जो आपने दिखाई है, आपने बताई है इस जानकारी के बारे में, इस सार्कोमा के बारे में, इसके लिए आपका बेहद आभार सर। तो इस जुलाई सार्कोमा अवेयरनेस मंथ, जो चलिए बढ़ाते हैं अवेयरनेस, जागरूकता सार्कोमा के बारे में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू सेशन में। टिल देन, thank you so very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.